नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या पर अंकित व्यवसाय परिचय और सुरक्षा एवं सावधानियों पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का उद्देश्य, आज हम व्यवसाय ICT-SM का संक्षिप्त परिचय के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत सुरक्षा, दुर्घटनाओं के संभावित कारण, प्राथमिक उपचार, कृत्रिम श्वासक्रिया, सुरक्षा चिन्ह, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस 2 वर्षीय व्यवसाय है। जैसा कि हमें विदित है, वर्तमान परिदृश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पर्याय बन चुका है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी एवं तकनीकी का अत्यधिक विकास होने के कारण अब बिना तारों के भी सूचनाओं का संचरण किया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि अब हम किसी भी सूचना को वायरलेसली प्रेषण कर सकते हैं। संचार प्रणाली में सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषण या ट्रांसमिशन एवं अभिग्रहण रिसेप्शन किया जाता है। संचार यानी कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से अन्य स्थान तक प्रेषित किया जाता है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कंप्यूटर एवं कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण व्यवसाय के अंतर्गत हम कंप्यूटर, संचार प्रणाली, नेटवर्किंग एवं उससे संबंधित अनुरक्षण इत्यादि की विभिन्न विधाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अब हम विद्युत सुरक्षा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और यह मानव जीवन के लिए एक वरदान है। लेकिन अगर मानव इसका सावधानी पूर्वक उपयोग ना करे तो यह दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। हम विद्युत संबंधी सुरक्षा के उपायों को बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला, सर्वप्रथम बिजली का काम करते समय मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम विद्युत से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेन स्विच बोर्ड से अपनी सप्लाई बंद कर देना चाहिए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति विद्युत से चिपका हो तो सर्वप्रथम मेन स्विच को ऑफ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी को विद्युत का झटका लगा हुआ है या वह विद्युत के संपर्क में आ गया है, तो सर्वप्रथम हमें मेन स्विच को बंद करना है। यदि मेन स्विच पास में ना हो तो स्वयं को किसी सूखी लकड़ी या चटाई से इंसुलेट कर लें और एक सूखे लकड़ी से व्यक्ति को हटाना चाहिए। विद्युत झटके से मूर्छित व्यक्ति को डॉक्टर के आने तक प्राथमिक उपचार करते रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगा हुआ है तो जब तक चिकित्सक ना आ जाए उसे उपचार देते रहना चाहिए। स्विच को हमेशा फेस वायर में ही लगाना चाहिए, ना कि उसे न्यूट्रल में। विद्युत सप्लाई हेतु
खराब तारों का इस्तेमाल कभी ना करें, इससे दुर्घटना हो सकती है। खराब इंसुलेशन वाले औजारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सदैव इंसुलेटेड औजारों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके औजार में इंसुलेशन अच्छे से नहीं है तो आपको विद्युत झटका लग सकता है। रबर के सोल वाले जूते पहनकर ही विद्युत कार्य करना चाहिए। उपकरणों को प्लग, टॉप तथा सॉकेट की सहायता से सप्लाई दें, ना कि तार को बिना प्लग टॉप के सॉकेट में लगाना चाहिए। उपकरणों को सप्लाई से अलग करने के लिए पहले स्विच बंद कर लें, तब उस उपकरण को सप्लाई से अलग करें। जेब में नुकीले, तेज धार वाले औजार बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। बैटरी चार्जिंग करते समय पानी में बूंद बूंद करके तेजाब मिलाएं, ना कि तेजाब में पानी। बैटरी चार्जिंग का कमरा खुला एवं हवादार होना चाहिए। विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग ना करें, अपितु रेत का प्रयोग करें, क्योंकि पानी भी कंडक्टर की तरह काम करता है और आपको विद्युत शॉक या विद्युत झटका लग सकता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या सीटीसी का इस्तेमाल करें। सभी मशीनों के धात्विक बॉडी को अर्थ करना चाहिए। अब हम जानेंगे दुर्घटनाओं के क्या संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अज्ञानता, इग्नोरेंस। वर्कशॉप में किसी भी मशीन या औजारों के प्रयोग का पूर्ण ज्ञान न होने पर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। किसी मशीन या औजार का पूर्ण ज्ञान न होने पर भी कार्य करने को उत्सुकता कहते हैं। अज्ञानता होने पर अटकलें प्रयोग नहीं करना चाहिए। रॉन्ग प्रोसीजर, गलत विधि। कार्य करने की ठीक विधि यदि नहीं अपनाई गई तो इससे भी खतरा बना रहता है, जैसे मैन स्विच बिना बंद किए विद्युतीय उपकरणों पर कार्य करने से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना बनी रहती है। गलत या बेढंगे औजार, रॉन्ग और इम्प्रॉपर टूल्स। कार्य करने में गलत औजारों के प्रयोग द्वारा या टूटे या खराब औजारों द्वारा कार्य करने पर कठिनाई के साथ साथ दुर्घटना भी हो सकती है। असावधानी, केयरलेसनेस। असावधानी से किया गया कार्य कभी कभी भयंकर दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। असावधानी प्रायः कार्य को रुचि से न करने, कार्य को शीघ्रता से समाप्त करने तथा आवश्यकता से अधिक विश्वास के कारण होती है। ढीले वस्त्र, लूज ड्रेस। कार्यालय में, कार्यशाला में कार्य करते समय अत्यधिक ढीले वस्त्र भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ढीले वस्त्र प्रायः चलती हुई मशीन में फंस या उलझ जाने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे धोती कुर्ता तथा कुर्ता पैजामा से असुविधा और दुर्घटनाएं दोनों बनी रहती हैं। सफाई की कमी, वर्कशॉप में सफाई का उत्तम प्रबंध का ना होना भी दुर्घटना का कारण बनता है। काम करने के दौरान निकलने वाले लोहे की छीलन, औजारों के उचित स्थान पर ना रखने के कारण तथा फिसलने वाले पदार्थों के कारण दुर्घटनाएं संभव होती हैं। प्रकाश की समस्या, कार्य करने वाले स्थान पर उचित
प्रकाश का प्रबंधन न होने पर कम दिखाई देने के कारण प्रायः दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अतः वर्कशॉप या कार्यशाला में कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यशाला में प्रकाश की कोई कमी नहीं है। कठोर श्रम, हार्ड लेबर। जब श्रमिक लगातार शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य बिना विश्राम लिए करता है तो श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तर से थक जाता है, जिसके चलते उसके द्वारा कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कार्य करें, उससे अत्यधिक कार्य ना करें, नहीं तो हमें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। निर्देश की अवमानना, ठैनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रशिक्षक या सीनियर द्वारा लिखित या मौखिक आदेश का अनुपालन न करने पर दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती है। तात्पर्य यह है कि हमें कार्यशाला में मनमानी नहीं करना चाहिए, हमें दिए हुए अनुदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। प्राथमिक उपचार। कार्यशाला में कार्य के दौरान कब दुर्घटना घटित हो जाए पता नहीं होता और ना ही हर समय कार्यशाला में चिकित्सक उपस्थित रहता है। ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले कर्मचारी साथियों द्वारा दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ऐसे में कर्मचारियों को पूर्व में ही उचित प्रशिक्षण लेना और प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में वह साथी कर्मचारी को प्राथमिक उपचार दे सके। क्योंकि कुछ कार्यशाला में डॉक्टर की सुविधा नहीं होती या फिर संयोग से डॉक्टर अनुपस्थित या अस्वस्थ हो, उस परिस्थिति में हम पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए कार्यशाला में निम्नलिखित सुविधा एवं दवाइयों का होना आवश्यक है, जैसे डिटॉल, दर्द निवारक गोलियां, रुई, टिंचर आयोडीन, टिंचर रेजिन, कच्चा प्लास्टर, बर्नॉल, बैंडल, सेफ्टी पिन, जाली वाला कपड़ा, लकड़ी की पच्चियां, आग धुलने व दवाई देने के लिए ग्लास, स्ट्रेचर ड्रॉपर इत्यादि। प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बातें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोट व पीड़ा की स्थिति देखकर घबराना नहीं चाहिए। दुर्घटनाओं के बारे में अनावश्यक बातें ना करते हुए तत्काल इलाज देना शुरू करना चाहिए। यदि खून बह रहा हो तो उस भाग को यथाशीघ्र डेटॉल या स्पिरिट से साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांधना चाहिए। गहरे कटे घाव को दोनों तरफ से दबाकर खून बंद करने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक उपचार से पहले जांच लें कि कहां दर्द है और उसकी स्थिति क्या है। यदि व्यक्ति आग या बिजली के संपर्क में हो तो स्वयं को सुरक्षित करते हुए उस व्यक्ति को भी सुरक्षित निकालना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थल पर बैठा या लिटा दें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आसपास खुली हवा लगने दें। जले व्यक्ति को कंबल से ढक देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि अगर व्यक्ति विद्युत झटका या विद्युत के संपर्क में आ गया है या किसी और प्रकार की दुर्घटना हो गई है तो उसे दुर्घटना स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और उसे खुली हवा में ले जाना चाहिए।
आग लगने व विद्युत से झटका लगने की स्थिति में कार्यशाला के मेन स्विच बंद करना चाहिए एवं अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो फायर ब्रिगेड को भी सूचित करना चाहिए। दुर्घटना स्थल के सामान से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि संबंधित व्यक्ति मृत लग रहा हो तो तब तक प्राथमिक चिकित्सा देते रहना चाहिए जब तक चिकित्सक मृत घोषित ना कर दे। अब हम कृत्रिम श्वास विधि के बारे में जानेंगे। प्राथमिक उपचार में कृत्रिम श्वास विधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। निम्न तरीकों को अपनाकर किसी मूर्छित व्यक्ति या जिस भी कारण से सांस रुक गई हो पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इनमें पहली विधि, जिसका नाम सिल्वेस्टर विधि है, इस विधि के बारे में जानते हैं। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़ गए हों। सिल्वेस्टर की प्रथम स्थिति, पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। उसके दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं, जैसा कि चित्र पर प्रदर्शित हो रहा है। सिल्वेस्टर की द्वितीय विधि, प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें। 2-3 सेकंड के बाद दबाव हटा दें और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियां खोल दें। उपरोक्त प्रक्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक उसकी श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। जब पीड़ित के सीने में दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। सिल्वेस्टर की द्वितीय विधि का चित्र नीचे प्रदर्शित हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसी क्रम में अगली विधि है सैफर विधि। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के पीठ पर छाले पड़े हों। जानते हैं इसकी प्रथम स्थिति के बारे में। प्रथम स्थिति, पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वे अंगूठे से संपूर्ण बनाएं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। याद रखें, पीड़ित का मुंह एवं नाक खुला रखें। सैफर की द्वितीय विधि। अब द्वितीय स्थिति में जानेंगे क्या करते हैं। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें। 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। उपरोक्त क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट के दर से तब तक दोहराएं जब तक कि श्वास क्रिया सामान्य न हो जाए। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजा वायु
फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। ये सेफर की द्वितीय स्थिति का चित्र है जो आपको प्रदर्शित हो रहा है। शरीर का भार यहाँ पर हथेलियों पर डालता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। कोहनियाँ सीधी एवं भुजा धरती के लंबवत है। अगली विधि है मुंह से मुंह में हवा भरना। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया आदि लगा दें जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह से साफ कर लें। अब उसके खुले हुए मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह पर बलपूर्वक झटके से हवा भरें। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर ना निकलने पाए और उसके फेफड़े कुछ फूले। हवा को बाहर निकलने देने के लिए अपना मुंह हटा लें। उपरोक्त क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पहले चित्र में तकिया लगाया गया है ताकि उसका सर थोड़ा पीछे झुक जाए और दूसरे चित्र में नाक बंद कर कपड़ा लगाकर मुंह में पीड़ित के मुंह में हवा भरते हुए दिखाया गया है। अगला कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। कृत्रिम श्वास देने के लिए श्वसन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। उन्हें कृत्रिम श्वसन यंत्र कहते हैं। इसमें रबर के वाल्व से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहाँ इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं जो रबर के वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलता व बंद होता है। हवा एक मास्क के माध्यम से रोगी के अंदर भेजी जाती है। इस यंत्र से उपचार देने वाले को किसी प्रकार का रोग नहीं लग सकता क्योंकि फिजिकली वह रोगी के संपर्क में नहीं होता है। इस कृत्रिम श्वास क्रिया को 1 मिनट में 15 से 20 बार किया जाता है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा चिन्हों में सर्वप्रथम बात करेंगे हम निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटेड साइन। इस श्रेणी के चिन्ह गलत कार्यों की मनाही का संकेत देते हैं। इनका आकार गोलाकार होता है जैसे धूम्रपान ना करना, जलती आग इत्यादि। जैसा कि पहले चित्र में आप देख पा रहे होंगे, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ धूम्रपान करना मना है। आग के लिए, पार्किंग के लिए, स्पीकर के लिए मनाही की जा रही है जैसा कि चित्रों में दिखाया जा रहा है। दूसरा है आदेशात्मक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। कार्य से पूर्व या बाद में आदेश दिया जाता है। जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो जब भी आप कार्यशाला में जाएं तो मास्क का अवश्य उपयोग करें। जैसा कि पहला आपको मैंडेटरी साइन दिया गया है। दूसरा पेडेस्ट्रियन मस्ट यूज दिस रूट। तीसरा सेफ्टी ग्लास एंड सेफ्टी बूट्स मस्ट बी वॉर्न। अगला है चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन। इन चिन्हों के द्वारा होने वाले खतरों की सूचना दी जाती है। इनका आकार त्रिकोण होता है जिनमें पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से लिखा या छपा होता है जैसा कि नीचे प्रदर्शित हो रहा है। डेंजर इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एक रेडिएशन एरिया के लिए। अगला है सूचनात्मक चिन्ह। जैसा कि नाम से ही है, इंफॉर्मेटिव साइन। इनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जैसा कि पहला प्रदर्शित हो रहा है पार्किंग हेतु, हॉस्पिटल के लिए, गैसोलाइन, टेलीफोन, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मेडिकल, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि।
प्रशिक्षण का सारांश। जैसा कि हमने आईसीटीएसएम व्यवसाय के परिचय के बारे में जाना कि वर्तमान पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पर्याय बन चुका है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी एवं तकनीकी का अत्यधिक विकास होने के कारण अब सूचनाओं का संप्रेषण वायरलेसली किया जा रहा है। संचार प्रणाली में सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषण एवं अभिग्रहण किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण व्यवसाय के अंतर्गत हम कंप्यूटर, संचार प्रणाली एवं नेटवर्किंग एवं उससे संबंधित अनुरक्षण इत्यादि की विभिन्न विधाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने विद्युत सुरक्षा के बारे में जाना कि हमें विद्युत का उपयोग करते समय किन किन सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। इसके पश्चात दुर्घटनाओं के संभावित कारणों के बारे में जाना, जैसे अज्ञानता, उत्सुकता, गलत विधि, गलत या बेढंगे औजारों का उपयोग करना, कार्य में असावधानी रखना, कार्यस्थल पर ढीले वस्त्र पहनना, सफाई की कमी, कार्यशाला को गंदा रखना, कार्यशाला में प्रकाश की उपलब्धता ना होना, कार्यशाला में अत्यधिक या कठोर श्रम करना और निर्देशों की अवमानना करना। इसके बाद हमने जाना प्राथमिक उपचार के बारे में एवं यह भी जाना कि प्राथमिक उपचार हेतु कार्यशाला में कौन कौन सी आवश्यक सुविधा एवं दवाइयाँ होनी चाहिए। इसके बाद हमने जाना प्राथमिक उपचार के समय कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कृत्रिम श्वास क्रिया में हमने जाना सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना एवं कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा किस प्रकार से एक पीड़ित का उपचार किया जा सकता है, यह भी जाना। इसके पश्चात हमने सुरक्षा चिन्हों के बारे में जाना, जो कि है निषेधात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। मैंने इस प्रसंग को बनाने हेतु निम्न संदर्भों का प्रयोग किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहे हैं। आज मैंने व्यवसाय परिचय और सुरक्षा सावधानियों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।